ऊपर वाला जो है इसको बोलते हैं मेटरनल सरफेस। मेटरनल सरफेस का मतलब होता है कि वे सरफेस जो कि मेटरनल साइड में हो, मेटरनल के यूट्रस के साइड में हो, मेटरनल के यूट्रस के इंडोमेट्रियम के साथ अटैच है, उसको बोलते हैं मेटरनल सरफेस। फीटल सरफेस का मतलब कि वे सरफेस, वे साइट जो कि फीटस की ओर हो, फीटस की ओर से बहुत करीब हो, फीटस के द्वारा अटैच हो, उसको बोलते हैं फीटल सरफेस। मेटरनल सरफेस को और फीटल सरफेस को हम लोग आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे कि ये जो पार्ट है मेटरनल सरफेस का है, ये पार्ट जो है फीटल सरफेस का है। मेटरनल सरफेस में कोटिलीडॉन्स प्रेजेंट होते हैं। ये जो रेड से स्ट्रक्चर बना है इसका नाम है कोटिलीडॉन्स। मेटरनल सरफेस में कोटिलीडॉन्स प्रेजेंट होते हैं। मेटरनल सरफेस वाला जो एरिया रहेगा वो डार्क रेड कलर का रहेगा। इसको आप लोग नमस्कार दोस्तों, नर्सिंग के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं ह्यूमन प्लेसेंटा के बारे में। जानेंगे कि प्लेसेंटा क्या होता है, इसका क्या फंक्शन है, और जानेंगे स्ट्रक्चर ऑफ प्लेसेंटा, इसके बनावट किस तरीके से होता है, ये सभी चीज़ें जानेंगे हम लोग इस वीडियो में। सबसे पहले बात करेंगे अपना टॉपिक को कि प्लेसेंटा होता क्या चीज़ है, इसका इंट्रोडक्शन में जानेंगे। शेप क्या होता है, इसका क्राइटेरिया क्या चीज़ है, नॉर्मल प्लेसेंटा हम लोग किसको बोलते हैं, ये सभी चीज़ें। नॉर्मल प्लेसेंटा में 3 चीज़ें होता है, उसको आप लोग याद रखिएगा। नॉर्मल प्लेसेंटा में 3 चीज़ होगा। पहले इसका जो बोल सकते हैं कि ये क्राइटेरिया है कि नॉर्मल प्लेसेंटा बोल सकते हैं, ये किस कंडीशन में इसको बोला जाता है, तो ये डिस्क्वाइड शेप का होना चाहिए, हीमोकोरियल होना चाहिए और डेसिडुएट होना चाहिए। डिस्क्वाइड शेप कहने का मतलब कि डिस्क शेप जो होता है गोल राउंड आकार के होना चाहिए। स्ट्रक्चर आप लोग को हम बनाकर भी अभी बताएंगे। उसके बाद हीमोकोरियल होना चाहिए। हीमोकोरियल का मतलब होता है कि मेटरनल पार्ट फीटल पार्ट से डायरेक्ट अटैच नहीं रहेगा, उसके बीच में जो काम करता है वहीं रहता है प्लेसेंटा। थर्ड है डेसिडुएट होना चाहिए। डेसिडुएट का मतलब होता है शेडिंग। शेडिंग का मतलब होना गिरना, किसी भी चीज़ का गिरना, झड़ना। जैसे आफ्टर फीटल डिलीवरी प्लेसेंटा क्या होता है, एक्सपेल्ड आउट हो जाता है, इसका कोई भी काम नहीं रहता है। तो ये इसका एक नेचर है। बोल सकते हैं कि नॉर्मल नेचर क्या चीज़ है प्लेसेंटा का, तो 3 नेचर होते हैं, इसको आप लोग याद रखिएगा। फर्स्ट है डिस्क्वाइड शेप होना चाहिए, हीमोकोरियल होना चाहिए और डेसिडुएट होना चाहिए। डिस्क्वाइड शेप में अब हम लोग जानेंगे कि डिस्क लाइक इसका शेप होता है। इसका डायमीटर होता है 15 to 20 सेंटीमीटर। याद रखिएगा, कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है डायमीटर ऑफ प्लेसेंटा, तो बोलेंगे 15 to 20 सेंटीमीटर। थिकनेस कितना होता है, तो 1.5 से लेकर के 2.5 सेंटीमीटर। उसके बाद हीमोकोरियल के बात करें तो क्रोनिक लेयर अटैच विथ मेटरनल लेयर। क्रोनिक लेयर जो फीटल का होता है मेटरनल के लेयर से अटैच रहता है, इसको बोलते हैं। लेकिन इसमें एक बात क्या चीज़ है कि मेटरनल ब्लड डायरेक्ट फीटल ब्लड से अटैच नहीं हो पाता है, इसी को बोला जाता है क्या चीज़, हीमोकोरियल। क्यों अटैच नहीं हो पाता है मेटरनल ब्लड फीटल ब्लड से, क्योंकि ये बीच में बैरियर का काम करेगा प्लेसेंटा। यहाँ पर प्लेसेंटा रहेगा, प्लेसेंटा क्या करेगा, अम्लाइकल इसमें आर्टरी खुलता है और वेन, तो क्या होगा कि ये अम्लाइकल कोड के थ्रू अटैच करेगा मेटरनल में और फीटस में, इसको आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद डेसिडुएट। डेसिडुएट का मतलब क्या लिखे हैं, शेडिंग आउट ऑफ प्लेसेंटा आफ्टर डिलीवरी। शेडिंग आउट मतलब कि ये एक्सपेल्ड आउट हो जाता है वेजाइना के थ्रू आफ्टर डिलीवरी ऑफ फीटस। फीटस का जो डिलीवरी हो गया उसके बाद क्या हो जाएगा, इसका शेडिंग आउट हो जाएगा। नेक्स्ट लिखे हैं फॉर्मेशन ऑफ प्लेसेंटा। प्लेसेंटा बनता कैसे है, फिर बोले कि इसमें कितना, इसका क्या चीज़ है, चीज़ें कितना सरफेस होता है, कौन कौन सा सरफेस का क्या चीज़ नाम है, तो लिखे हैं मेटरनल पार्ट ऑफ प्लेसेंटा जिसको डेसिडुआ बेसालिस बोला जाता है, 1/5 होता है, मतलब 20% होता है ये मेटरनल सरफेस। बोल सकते हैं मेटरनल पार्ट से फिर मेटरनल सरफेस भी इसको बोलते हैं। कितना होता है, 20% होता है, इसको आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पर एक शब्द लिखा है डेसिडुआ बेसालिस। डेसिडुआ बेसालिस का मतलब होता है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी टाइम इंडोमेट्रियम को हम लोग क्या बोलते हैं, डेसिडुआ बोलते हैं। डेसिडुआ कब बोलते हैं, इंडोमेट्रियम को ही बोलते हैं। इंडोमेट्रियम को कब बोला जाता है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी टाइम।
प्रेगनेंसी टाइम में एंडोमेट्रियम को डेसिडिवा बोला जाता है। तो ये मेटरनल सरफेस की ओर आएगा डेसिडिवा। फीटल सरफेस की ओर आता है 80% या फिर बोल सकते हैं 4/5 जो भाग हुआ होता है जिसका नाम होता है क्रोनिक प्रोंडोसोम। नाम याद रखिएगा, क्रोनिक प्रोंडोसोम आता है कहाँ पर, फीटल सरफेस की ओर 80% होता है। वेट ऑफ प्लासेंटा, प्लासेंटा का वजन कितना होता है, तो होता है 500 ग्राम या फिर बोल सकते हैं आधा केजी। उसके बाद वॉल्यूम ऑफ प्लासेंटा, तो 500 ml उसमें ब्लड रहता है, जो कि 150 ml ये जो लिखे हैं ये रहता है इंटरविलियस स्पेस में, और ये जो 350 ml है ये फीटल विलाई सिस्टम के लिए सर्कुलेट होते रहता है। ये आप लोग को तभी समझ आएगा जब हम स्ट्रक्चर बताएंगे। तो पहले स्ट्रक्चर अब लिखिएगा हेडिंग में, स्ट्रक्चर ऑफ प्लासेंटा। नेक्स्ट हेडिंग दे दीजिएगा स्ट्रक्चर ऑफ प्लासेंटा। ये समझने के लिए बता रहे हैं आप लोगों को कि ताकि अच्छे तरीका से आप लोग समझ जाए। यहाँ से आता है स्पाइरल वेन, स्पाइरल वेन जिसको हम लोग यूट्राइन वेन भी बोलते हैं, जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लाता है। और यहाँ से आएगा यूट्राइन आर्टरी जिसको हम लोग स्पाइरल आर्टरी भी कहते हैं, स्पाइरल आर्टरी बोलते हैं। ठीक, उसके बाद यहाँ से निकलेगा जो, उसको हम लोग क्या बोल देंगे, यहाँ से निकलेगा अम्लाइकल कोड, जो कि अटैच रहता है बॉडी स्टॉल्क से। किससे अटैच रहेगा, बॉडी स्टॉल्क से, लिख लीजिएगा बॉडी स्टॉल्क से अटैच रहेगा अम्लाइकल कोड, अम्लाइकल कोड जिसमें 2 आर्टरी और 1 वेन होता है। अम्लाइकल कोड में क्या होता है, तो 2 रहता है आर्टरी और 1 रहता है वेन। आर्टरी क्या करेगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और वेन जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है। उसके बाद अब स्ट्रक्चर में हम लोग जानेंगे, ये है मेटरनल सरफेस। सबसे पहले क्या जानेंगे, ये ऊपर वाला है मेटरनल सरफेस, मेटरनल सरफेस। ये यहाँ से जो रेड वाला इन हो रहा है दोनों साइड से, यहाँ से जो है ये है फीटल सरफेस, फीटल सरफेस। ये जो स्ट्रक्चर बनाए हुए हैं रेड का से, ये है कोटिलिडॉन्स, कोटिलिडॉन्स। कोटिलिडॉन्स होते कितने हैं, तो 15 से 20 होता है एक प्लेसेंटा में नॉर्मल। इसको याद रखिएगा, इसका नंबर भी पूछा जाता है कितने होते हैं, तो 15 से 20 होते हैं। यहाँ पर हम जरूरी नहीं है कि 15 से 20 बनाए होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बनाए हैं, 15 से 20 नॉर्मल होता है, याद रखिएगा। उसके बाद ये जो सबसे बड़ा है उसको हम लोग बोलते हैं, ये जो बड़ा है इसको बोलते हैं क्रोनिक प्रोंडोसोम। सबसे बड़ा वाला को बोलते हैं क्रोनिक प्रोंडोसोम। और जो सबसे छोटा ये है इसको बोलते हैं स्टेम विलाई, स्टेम विलाई। और यहाँ पर जो दोनों साइड में रेड वाला इंड हो रहा है, यहाँ पर एक लेयर होता है जिसको बोलते हैं निटाबुच लेयर, याद रखिएगा, निटाबुच लेयर। नीचे वाला मेटरनल सरफेस हो गया, ऊपर वाला फीटल सरफेस हो गया। ये जो स्पेस है, ये स्पेस, इस स्पेस को बोलते हैं इंटरविलियस स्पेस। क्या बोलते हैं,
इंटरविलियस स्पेस बोलते हैं। ये जो बीचा में जगह है उसको क्या बोलते हैं? इंटरविलियस स्पेस। बस हम लोग को इतना ही स्ट्रक्चर ऑफ प्लासेंटा में समझना है। समझेंगे क्या क्या चीज़ें लिखे हैं, कैसे उसको। ऊपर वाला जो है इसको बोलते हैं मेटरनल सरफेस। मेटरनल सरफेस का मतलब होता है कि वे सरफेस जो कि मेटरनल साइड में हो, मेटरनल के यूट्रस के साइड में हो, मेटरनल के यूट्रस के इंडोमेट्रियम के साथ अटैच है, उसको बोलते हैं मेटरनल सरफेस। फिटल सरफेस का मतलब कि वे सरफेस, वे साइट जो कि फिटस की ओर हो, फिटस की ओर से बहुत करीब हो, फिटस के द्वारा अटैच हो, उसको बोलते हैं फिटल सरफेस। मेटरनल सरफेस को और फिटल सरफेस को हम लोग आइडेंटिफाई किसे करेंगे, कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे कि ये जो पार्ट है मेटरनल सरफेस का है, ये पार्ट जो है फिटल सरफेस का है। तो सबसे बड़ा जो होता है मेटरनल सरफेस, अभी जो बोलेंगे इसको लिखिएगा, क्योंकि यहाँ पर जो लिखे ना सरफेस ऑफ प्लासेंटा, इसमें सेम चीज़ है, तो इसको आप लोग लिख लीजिएगा। मेटरनल सरफेस में कोटिलिडॉन्स प्रेजेंट होते हैं। ये जो रेड से स्ट्रक्चर बना है इसका नाम है कोटिलिडॉन्स। मेटरनल सरफेस में कोटिलिडॉन्स प्रेजेंट होते हैं, नंबर में 15 से 20 होते हैं। कोटिलिडॉन्स क्या होता है, तो ये बोल सकते हैं कि हेमरोजिक स्पॉट लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, मतलब ब्लड के छोटे छोटे वहाँ पर हेमरोजिक गोल टाइप में इस तरीके से प्रेजेंट रहेंगे, उसको बोलते हैं कोटिलिडॉन्स। फर्स्ट डिफरेंट। सेकंड डिफरेंट कि मेटरनल सरफेस, जो मेटरनल सरफेस वाला जो एरिया रहेगा वो डार्क रेड कलर का रहेगा, इसको आप लोग याद रखिएगा। कैसा रहेगा? डार्क रेड कलर का रहेगा। फिटल सरफेस की बात करें तो फिटल सरफेस में मेन डिफरेंट याद रखिएगा कि यहाँ से अम्लाइकल कोड निकलता है। क्या निकलेगा? अम्लाइकल कोड इस तरीके से निकला हुआ दिखेगा। उसके बाद जो फिटल सरफेस है वो शाइनी कलर का होता है, ब्राइट रेड कलर का। शाइनी मतलब चमकीला होगा और ब्राइट रेड कलर का होता है। ये मेन डिफरेंट है मेटरनल सरफेस और फिटल सरफेस का। तो ये जो सरफेस ऑफ प्लासेंटा लिखे हैं तो इसको हम आप लोग को ज़्यादा नहीं बताएंगे, इसी में लिख लीजिएगा स्ट्रक्चर ऑफ प्लासेंटा वाला में कि मेटरनल सरफेस में क्या होता है, कोटिलिडॉन्स प्रेजेंट होते हैं, डार्क रेड कलर के वहाँ पर एरिया मेटरनल वाले में देखने के लिए मिलता है। हेमरोजिक स्पॉट लाइक स्ट्रक्चर को कोटिलिडॉन्स बोलते हैं। स्पाइरल आर्टरी मेटरनल के जो प्लासेंटा है इसको ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करता है इसको, और स्पाइरल वेन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड प्लासेंटा से मेटरनल के बॉडी में ले जाएगा। जबकि अम्लाइकल आर्टरी और अम्लाइकल वेन जो है ये फीटस को ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करते हैं। याद रखिएगा, मेटरनल प्लासेंटा को कौन सा आर्टरी और वेन से ब्लड सप्लाई करते हैं, तो स्पाइरल आर्टरी और स्पाइरल वेन। जबकि फीटस को कौन सा आर्टरी और कौन सा वेन ब्लड सप्लाई करता है, तो बोलेंगे कि अम्लाइकल आर्टरी और अम्लाइकल वेन। इसको आप लोग याद रखिएगा। यहाँ तक क्लियर। अभी ये जो स्ट्रक्चर बना है प्लासेंटा का, इसका जो नॉर्मल वेट होता है ये होता है 500 ग्राम। और बताएं वैल्यूम ऑफ प्लासेंटा, जिसमें आप लोग को बताया कि 150 ml पर टोटल 500 होता है, तो 150 ml इंटरविलियस स्पेस में रह जाता है। मतलब इस सब में कितना रहेगा? 150 ml। इस सब में कितना रहेगा? 150 ml इसी में रह जाएगा। बाचाल जो 350 ml वो फीटस में क्या होते रहेगा? ट्रांसफॉर्म होते रहेगा, आते जाते रहेगा। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फीटल विलाई सिस्टम और इंटरविलियस स्पेस में रहता है। उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग पढ़े सरफेस और प्लासेंटा। जान गए मेटरनल दो सरफेस होता है, मेटरनल सरफेस और फीटल सरफेस। उसके बाद फंक्शन, मेजर काम होता है। क्या क्या फंक्शन है प्लासेंटा का? तो प्लासेंटा हेल्प करता है रेस्पायरेशन में। रेस्पायरेशन में कैसे हेल्प करता है? तो थ्रू ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस के थ्रू क्या करेगा? हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर क्या करेगा? ऑक्सीजन का ये या फिर बोल सकते हैं गैसेज का एक्सचेंज करता है। इसको हम लोग बोलते हैं रेस्पिरेशन के अंदर आता है। उसके बाद न्यूट्रिशन में हेल्प करता है। फीटस को जो भी न्यूट्रिएंट चाहिए वो किसके द्वारा प्रोवाइड होता है? तो प्लासेंटा के द्वारा प्रोवाइड होता है। इम्यूनोलॉजिकल फंक्शन, इम्यूनोलॉजिकल फंक्शन आईजीजी जो है प्लासेंटा को क्रॉस कर जाता है और फीटस को क्या करेगा? इम्यून सिस्टम प्रोवाइड करेगा। इसको आप लोग याद रखिएगा, इम्यूनोलॉजिकल फंक्शन। उसके बाद हार्मोनल फंक्शन, आप लोग हार्मोन का नाम भी सुने होंगे, HCG ह्यूमन क्रियोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन, जो होता है प्लासेंटा के सिनसाइटोट्रोपोब्लास्ट एक लेयर होता है वो बनाता है। लिखना चाहेंगे तो यहाँ पर लिख लेंगे हार्मोनल फंक्शन में
हेडिंग देखें, बहुत सारा हार्मोन बनाता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी टाइम। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन भी हार्मोन बनाता है। कौन कौन सा हार्मोन बनाता है पहले ये लिख लीजिएगा। HCG बनाता है, HPL बनाता है, ह्यूमन प्लासेंटल लैक्टोजन नाम है। उसके बाद बनाता है इस पप्पा का फुल फॉर्म होता है प्रेगनेंसी एसोसिएटेड प्लाज्मा प्रोटीन A। उसके बाद 4th नंबर लिखेगा एस्ट्रोजन का भी फॉर्मेशन करता है और प्रोजेस्टेरोन का भी, प्रोजेस्टेरोन। सबका फंक्शन लिख लीजिएगा। HCG जो हार्मोन है फुल फॉर्म लिख लीजिएगा पहले तो ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन, जो कि प्लासेंटा के सिनसाइटोट्रोपोब्लास्टिक लेयर होता है वहाँ से बनता है। क्वेश्चन पूछा गया है कि HCG कहाँ से डेवलप होता है, तो डायरेक्ट हम लोग प्लासेंटा नहीं बोलेंगे, प्लासेंटा का लेयर होता है सिनसाइटोट्रोपोब्लास्ट। स्पेलिंग लिखना चाहेंगे तो लिख लीजिएगा सिनसाइटोट्रोपोब्लास्ट के ट्रोपोब्लास्ट। यहाँ से क्या होगा, इस लेयर से इस हार्मोन का डेवलपमेंट होता है। HPL का फुल फॉर्म होता है ह्यूमन प्लासेंटल लैक्टोजन। ये क्या करेगा, ह्यूमन प्लासेंटल लैक्टोजन इंसुलिन के जो कर एक्टिविटी को क्या कर देगा, कम कर देता है HPL। इसको आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है पप्पा, इसका फुल फॉर्म लिख लीजिएगा प्रेगनेंसी एसोसिएटेड प्लाज्मा प्रोटीन A। ये जो है प्रेगनेंसी एसोसिएटेड प्लाज्मा प्रोटीन A, ये किस में काम करेगा, तो ये इम्यून सिस्टम जो है उसमें काम करता है। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का भी ये फॉर्मेशन करता है प्लासेंटा ड्यूरिंग प्रेगनेंसी टाइम। ये है हम लोग का स्ट्रक्चर ऑफ प्लासेंटा जो नॉर्मल होता है, उसके बारे में प्लासेंटा का क्या काम है, उसके बाद फंक्शन क्या चीज़ है, ये सभी चीज़ें जानेंगे हम लोग इस वीडियो में कुछ भी डाउट होगा तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय राम जी की।